पच्चीस साल बाद जर्मनी से भेजा सोफिया का पत्र मिला तो पंकज आश्चर्य से भर गए। पत्र उनके गांव के डाकखाने से रीडायरेक्ट होकर आया था। जर्मन भाषा में लिखे पत्र को उन्होंने कई बार पढ़ा। लिखा था, भारतीय इतिहास पर मेरे शोध पत्रों को पढ़कर मेरी बेटी जूली इतना प्रभावित हुई है कि भारत आकर वो उन सब स्थानों को देखना चाहती है जिनका शोध पत्रों में वर्णन आया है और चाहती है कि मैं भी उसके साथ भारत चलूं। तुम कहाँ हो, कैसे हो, ये वर्षों बीत जाने के बाद कुछ पता नहीं। भारत से लौटकर आई तो फिर कभी हम दोनों के बीच पत्र व्यवहार भी नहीं हुआ, इसलिए तुम्हारे गांव के पते पर ये सोचकर पत्र लिख रही हूँ कि शायद तुम्हारे पास तक पहुँच जाए। पत्र मिल जाए तो सूचित करना, जिससे भारत भ्रमण का ऐसा कार्यक्रम बनाया जा सके जिसमें तुम्हारा परिवार भी साथ हो। अपने मम्मी पापा, पत्नी और बच्चों के बारे में जो अब मेरी बेटी जूली जैसे ही बड़े हो गए होंगे लिखना, और हो सके तो सबका एक फोटो भी भेजना ताकि जब हम वहाँ पहुँचे तो दूर से ही उन्हें पहचान सकें। पत्नी और बेटा अभिषेक दोनों ही उस समय कॉलेज गए हुए थे। पत्नी हिंदी की प्रोफेसर हैं और बेटा MBA फाइनल का स्टूडेंट है। शनिवार होने के कारण पंकज आज बैंक से जल्दी आ गए थे, इसलिए मन में आया कि क्यों न सोफिया को आज ही पत्र लिख दिया जाए। पंकज ने सोफिया को जब पत्र लिखना शुरू किया तो उसके साथ की पुरानी यादें किसी चलचित्र की तरह उनके मस्तिष्क में उभरने लगीं। तब वो मुंबई के एक बैंक में प्रोबेशनरी अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। अभी उनकी शादी नहीं हुई थी, इसलिए वो एक हॉस्टल में रह रहे थे। सोफिया से उनकी मुलाकात एलिफेंटा जाते हुए जहाज पर हुई थी। वो भारत में पुरातत्व महत्व के स्थानों पर भ्रमण के लिए आई थी और उनके हॉस्टल के पास ही होटल गैलार्ड में ठहरी थी। सोफिया को हिंदी का ज्ञान बिल्कुल नहीं था और अंग्रेजी भी टूटी फूटी ही आती थी। उनके साथ रहने से उस दिन उसकी भाषा की समस्या हल हो गई, तो वो जब भी ऐतिहासिक स्थानों को घूमने के लिए जाती उनसे भी चलने का आग्रह करती। सोफिया को भारत के ऐतिहासिक स्थानों के बारे में अच्छी जानकारी थी। उससे संबंधित काफी साहित्य भी वो अपने साथ लिए रहती थी, इसलिए उसके साथ रहने पर चर्चाओं में उनको आनंद तो आता ही था, साथ ही जर्मन भाषा सीखने में भी उन्हें उससे काफी मदद मिलती। साथ साथ रहने से उन दोनों के बीच मित्रता कुछ ज्यादा बढ़ने लगी। एक दिन सोफिया ने अचानक उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखकर उन्हें चौंका दिया और जब वो कुछ उत्तर नहीं दे पाए तो मुस्कुराते हुए कहने लगी, जल्दी नहीं है, सोचकर बतलाना। अभी तो मुझे मुंबई में कई दिनों तक रहना है। ये सच है कि सोफिया के साथ रहते हुए वो उसके सौंदर्य और प्रतिभा के प्रति अपने मन में तीव्र आकर्षण का अनुभव करते थे, पर विवाह की बात उनके दिमाग में कहीं दूर तक भी नहीं थी। ऐसा शायद इसलिए भी कि सोफिया और अपने परिवार के स्तर के अंतर को वो अच्छी तरह समझते थे। कहाँ सोफिया एक अमीर माँ बाप की बेटी जो भारत घूमने पर ही लाखों रुपए खर्च कर रही थी, और कहाँ सामान्य परिवार के वो जो एक बैंक में अदने से अधिकारी थे। प्रेम के मामले में सदैव दिल की ही जीत होती है, इसलिए सब कुछ जानते और समझते हुए भी वो अपने को सोफिया से प्यार का इजहार करने से रोक नहीं पाए थे। उन दिनों माँ ने एक पत्र में लिखा था कि आजकल तुम्हारे विवाह के लिए बहुत से लड़की वालों के पत्र आ रहे हैं। यदि छुट्टी लेकर तुम 2-4 दिन के लिए घर आ जाओ तो फैसला करने में आसानी रहेगी। तब उन्होंने सोचा था कि जब घर पहुंचकर माँ को बताएंगे कि मुंबई में ही उन्होंने एक लड़की सोफिया को पसंद कर लिया है, तो माँ पर जो गुजरेगी और घर में जो भूचाल उठेगा, क्या वो उसे शांत कर पाएंगे? पर कुछ ना बतलाने पर समस्या क्या और भी जटिल नहीं हो जाएगी? तब छोटी बहन चारू ने फोन किया, भैया सच कह रही हूँ, कुछ लड़कियों की फोटो तो बहुत सुंदर है। माँ तो उन्हें देखकर फूली नहीं समाती। माँ ने खुद से तो ये भी कह दिया है कि दान दहेज की दरकार नहीं है, बस घर परिवार अच्छा हो और लड़की उनके बेटे को पसंद आ जाए। बहन की इस चुहल भरी बातों को सुनकर जब उन्होंने कहा कि चल अब रहने दे, फोन के बिल की भी तो कुछ चिंता कर, तो चहकते हुए कहने लगी, उसके लिए तो मम्मी पापा और आप हैं ना। माँ को अपने आने की सूचना दी तो कहने लगी, जिन लोगों के प्रस्ताव यहाँ सबको अच्छे लग रहे हैं उन्हें तुम्हारे सामने ही बुला लेंगे।
जिससे वे लोग भी तुमसे मिलकर अपना मन बना ले और फिर हमें आगे बढ़ने में सुविधा रहे। नहीं माँ, अभी किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। अब घर तो आ ही रहा हूँ, इसलिए जो भी करना होगा वहीं आकर निश्चित करेंगे। जैसी तेरी मर्जी, पर आ रहा है तो कुछ निर्णय लेकर ही जाना। लड़की वालों का स्वागत करते करते मैं परेशान हो गई हूँ। घर पहुँचा तो चारू चहकती हुई लिफाफों का पुलंदा उठा लाई थी। देखो भैया, ये इतने प्रपोजल तो मैंने ही रिजेक्ट कर दिए हैं। शेष को देखकर निर्णय कर लो किन किन से आगे बात करनी है। उन्होंने उनमें कोई रुचि नहीं दिखाई तो रूठने के अंदाज में चारू बोली, क्या भैया, आप मेरा जरा भी ध्यान नहीं रखते। मैंने कितनी मेहनत से इन्हें छाट कर अलग किया है और आप हैं कि इनकी ओर देख भी नहीं रहे। ज्यादा भाव खाने की कोशिश ना करो, जल्दी देखो, मुझे और भी काम करने हैं। जब वो उनके पीछे पड़ गई तो वो ये कहते हुए उठ गए थे कि चलो पहले स्नान कर भोजन कर लें, माँ भी फ्री हो जाएंगी, फिर सब आराम से बैठकर देखेंगे। माँ ने भी उनका समर्थन करते हुए चारू को डपट दिया, भाई ठीक ही तो कह रहा है, छोड़ो अभी इन सबको। आया नहीं कि चिट्ठियां लेकर बैठ गई। अंतराल भाग 2। दोपहर में चारू तो अपनी सहेली के साथ बाजार चली गई। माँ को फुर्सत में देख वो उनके पास जाकर बैठ गए और बोले, माँ, आपसे कुछ बात करनी है। ऐसी कौन सी बात है जिसे माँ से कहने में तू इतना परेशान दिख रहा है? माँ, दरअसल बात ये है कि मुझे मुंबई में एक लड़की पसंद आ गई है। माँ कुछ चौंकी तो पर खुश होते हुए बोली, अरे अब तक क्यों नहीं बताया? कैसी लगती है वो? बहुत सुंदर होगी। फोटो लाया है? क्या नाम है? उसके माँ बाप भी क्या मुंबई में ही रहते हैं? क्या करते हैं वे? माँ की उत्सुकता और उनके सवालों को सुनकर वो तब मौन हो गए थे। उन्हें इस तरह खामोश देखकर माँ बोली थी, अरे चुप क्यों हो गया? बतला तो, कौन है, कैसी है? माँ, वो एक जर्मन लड़की है जो रिसर्च के सिलसिले में मुंबई आई हुई है और मेरे हॉस्टल के पास ही होटल में रहती है। हमारी मुलाकात अचानक ही की यात्रा के दौरान हो गई थी। माँ, कहने को तो सोफिया जर्मन है, पर देखने में उसका नाक नक्शा सब भारतीयों जैसा ही है। अपने बेटे की बात सुनकर माँ एकदम सख्ते में आ गई थी। कहने लगी, बेटा, तुम्हारी ये पसंद मेरी समझ में नहीं आई। तुम्हें अपने परिवार में सब संस्कार भारतीय ही मिले, पर ये कैसी बात कि शादी एक विदेशी लड़की से करना चाहते हो? क्या मुंबई जाकर लोग अपनी परंपराओं और संस्कृति को भूलकर महानगर के माया जाल में इतनी जल्दी खो जाते हैं कि जिस लड़की से शादी करनी है उसके घर परिवार के बारे में जानने की जरूरत भी महसूस नहीं करते? क्या अपने देश में सुंदर लड़कियों की कोई कमी है जो एक विदेशी लड़की को हमारे घर की बहू बनाना चाहते हो? फिर ये कहते हुए माँ उठकर वहाँ से चली गई कि एक विदेशी बहू को वो स्वीकार नहीं कर पाएंगी। शाम को चाय पर फिर एक साथ बैठे तो माँ ने समझाते हुए बात शुरू की, देखो बेटा, शादी विवाह के फैसले भावावेश में लेना ठीक नहीं होता। तुम जरा ठंडे दिमाग से सोचो कि जिस परिवेश में तुम पढ़ लिख कर बड़े हुए और तुम्हारे जो आचार विचार हैं, क्या कोई यूरोपीय संस्कृति में पली बड़ी लड़की उनके साथ सामंजस्य बिठा पाएगी? माना कि तुम्हें मुंबई में रहना है और वहाँ ये सब चलता है, पर हमें तो यहाँ समाज के बीच ही रहना है। जब हमारे बारे में लोग तरह तरह की बातें करेंगे, तब हमारा तो लोगों के बीच उठना बैठना ही मुश्किल हो जाएगा। फिर चारू की शादी भी परेशानी का सबब बन जाएगी। माँ, आप चारू की शादी की चिंता ना करें, वो बोले थे, वो मेरी जिम्मेदारी है और मैं ही उसे पूरा करूँगा। लोगों का क्या है, वे तो सभी के बारे में कुछ न कुछ कहते ही रहते हैं। रही बात सोफिया के विदेशी होने की, तो वो एक समझदार और सुलझे विचारों की लड़की है। वो जल्दी ही अपने आप को हमारे परिवार के अनुरूप ढाल लेगी। माँ, आप एक बार उसे देख तो लो, वो आपको भी अच्छी लगेगी। बेटे की बातों से माँ भड़कते हुए बोली, तेरे ऊपर उस विदेशी लड़की का ऐसा रंग चढ़ा हुआ है कि तुझसे कुछ और कहना ही अब बेकार है। तुझे जो अच्छा लगे सो कर, मैं बीच में नहीं बोलूंगी। पापा के ऑफिस से लौटने पर जब उनके कानों तक सब बातें पहुंची तो पहले वो भी विचलित हुए थे, फिर कुछ सोचकर बोले, बेटे, मुझे तुम्हारी समझदारी पर पूरा विश्वास है कि तुम अपना तथा परिवार का सब तरह से भला सोचकर ही कोई निर्णय करोगे।
यदि तुम्हें लगता है कि सोफिया के साथ विवाह करके ही तुम सुखी रह सकते हो तो हम आपत्ति नहीं करेंगे। हाँ, इतना जरूर है कि विवाह से पहले हम एक बार सोफिया और उसके माता पिता से मिलना अवश्य चाहेंगे। पापा की बातों से उनके मन को बहुत राहत मिली थी, पर वो ये समझ नहीं पाए थे कि उनकी बातों से आहत हुई माँ को वो कैसे समझाए। उनके मुंबई लौटने पर जब सोफिया ने उनसे घर वालों की राय के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने कहा था, मैंने तुम्हारे बारे में मम्मी पापा को बताया तो उन्होंने यही कहा कि यदि तुम खुश हो तो उनकी भी सहमति है और तुम्हारे मम्मी पापा के भारत आने पर उनसे मिलने वे मुंबई आएंगे। सोफिया से ये सब कहते हुए उन्हें अचानक ऐसा लगा था कि सोफिया के साथ विवाह का निर्णय कर कहीं उन्होंने कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया। लेकिन सोफिया के सौंदर्य और प्यार से अभिभूत हो जल्दी ही उन्होंने अपने इस विचार को झटक दिया था। उनके मुंबई लौटने के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। माँ और चारू दोनों घर के बाहर कम ही निकलती। उन्हें लगता कि यदि किसी ने बेटे की शादी का जिक्र छेड़ दिया तो वे उसे क्या उत्तर देंगी। पापा ये कहकर माँ को समझाते कि मैं तुम्हारी मनोस्थिति को समझ रहा हूँ, पर जरा सोचो कि मेरे अधिक जोर देने पर यदि वो सोफिया की जगह किसी और लड़की से विवाह के लिए सहमत हो भी जाता है और बाद में अपने वैवाहिक जीवन से असंतुष्ट रहता है तो ना वो ही सुखी रह पाएगा ना हम सभी। इसलिए विवाह का फैसला उसके स्वयं के विवेक पर ही छोड़ देना हम सबके हित में है। अंतराल भाग 3। कुछ दिन बाद उनके फोन करने पर पापा माँ और चारू को लेकर मुंबई आ गए थे, क्योंकि सोफिया के मम्मी पापा भी भारत आ गए थे। मुंबई पहुंचने पर निश्चित हुआ कि अगले दिन लंच सब लोग एक ही होटल में करेंगे और दोनों परिवार वहीं एक दूसरे से मिलकर विवाह की संक्षिप्त रूपरेखा तय कर लेंगे। दोनों परिवार जब मिले तो सामान्य शिष्टाचार के बाद पापा ने ही बात शुरू की थी। आपको मालूम ही है कि आपकी बेटी और मेरा बेटा एक दूसरे को पसंद करते हैं। हम लोगों ने उनकी पसंद को अपनी सहमति दे दी है, इसलिए आप अपनी सुविधा से कोई तारीख निश्चित कर लें जिससे दोनों विवाह सूत्र में बंध सकें। पापा के इस सुझाव के उत्तर में सोफिया के पापा ने कहा था, पर इसके लिए मेरी एक शर्त है कि शादी के बाद आपके बेटे को हमारे साथ जर्मनी में ही रहना होगा और इनकी जो संतान होगी वो भी जर्मन नागरिक ही कहलाएगी। आप अपने बेटे से पूछ लें, उसे मेरी शर्त स्वीकार होने पर ही इस शादी के लिए मेरी अनुमति हो सकेगी। उनकी शर्त सुनकर सभी चौंक गए थे। सोफिया को अपने पापा की ये शर्त अच्छी नहीं लगी थी। उधर वो सोच रहे थे कि नहीं, इस शर्त के लिए वो हरगिज सहमत नहीं हो सकते। क्या वो इतने खुदगर्ज हैं जो अपनी खुशी के लिए अपने माँ बाप और बहन को छोड़कर विदेश में रहने चले जाएं? पढ़ते समय वो सोचा करते थे कि जिस तरह मम्मी पापा ने उनके जीवन को संवारने में कभी अपनी सुख सुविधाओं की ओर ध्यान नहीं दिया, उसी तरह वो भी उनके जीवन के संध्या काल को सुखमय बनाने में कभी अपने सुखों को बीच में नहीं आने देंगे। उन्होंने दूर खड़ी उदास सोफिया से कहा, तुम्हारे पापा की शर्त के अनुसार मुझे अपने परिवार और देश को छोड़कर जाना कतई स्वीकार नहीं है, इसलिए आज से हमारे रास्ते अलग हो रहे हैं, पर मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। दरवाजे की घंटी बजी तो अपने अतीत में खोए पंकज अचानक वर्तमान में लौट आए। देखा पोस्टमैन था। पत्नी की कुछ पुस्तकें डाक से आई थीं। पुस्तक प्राप्त कर अधूरे पत्र को जल्दी पूरा किया और पोस्ट करने चल दिए। कुछ दिनों बाद देर रात्रि में टेलीफोन की घंटी बजी। उठाया तो दूसरी ओर से सोफिया की आवाज थी। कह रही थी कि पत्र मिलने पर बहुत खुशी हुई। अगले मंडे को बेटी के साथ वो मुंबई पहुंच रही है। उसी पुराने होटल में कमरा बुक करा लिया है, पर व्यस्तता के कारण केवल 1 सप्ताह का समय ही निकाल पाई है। उम्मीद है आपका परिवार भी घूमने में हमारे साथ रहेगा। टेलीफोन पर हुई पूरी बात सुबह पत्नी और बेटे को बतलाई। वे दोनों भी घूमने के लिए सहमत हो गए। सोफिया के साथ घूमते हुए पत्नी को भी अच्छा लगा। अभिषेक और जूली ने भी बहुत मौज मस्ती की। अंतिम दिन मुंबई घूमने का प्रोग्राम था, पर सब लोगों ने जब कोई रुचि नहीं दिखाई तो अभिषेक व जूली ने मिलकर ही प्रोग्राम बना लिया। रात्रि में दोनों देर से लौटे। सोते समय सोफिया ने अपनी बेटी से पूछा, आज अभिषेक के साथ तुम दिन भर अकेले ही घूमती रही? तुम्हारे बीच बहुत सी बातें हुई होंगी।
क्या सोचती हो तुम उसके बारे में? कैसा लड़का है वो? मम्मी, अभी सचमुच बहुत अच्छा और होशियार है। MBA के पिछले सत्र में उसने टॉप किया है। आगे बढ़ने की उसकी बहुत लगन है। इतनी प्रशंसा, कहीं तुम्हें प्यार तो नहीं हो गया? हाँ मम्मी, आपका अनुमान सही है। और वो भी। तो क्या अभी के पापा से तुम दोनों के विवाह के बारे में बात करूं? हाँ मम्मी, अभी भी ऐसा ही करने को कह रहा था। पर जूली, तुम्हारे पापा को तो ऐसा लड़का पसंद है जो उनके साथ रहकर बिजनेस में उनकी मदद कर सके। क्या अभी इसके लिए तैयार होगा? क्यों नहीं, ये तो आगे बढ़ने की उसकी इच्छा के अनुकूल ही है। फिर वो क्यों मना करने लगा? भारत छोड़ देने पर क्या उसके मम्मी पापा अकेले नहीं रह जाएंगे? तो क्या हुआ, भारत में इतने वृद्धाश्रम किसके लिए हैं? क्या इसके बारे में तुमने अभी के विचारों को जानने का भी प्रयत्न किया? हाँ, वो इसके लिए खुशी से तैयार है। कह भी रहा था कि यहाँ भारत में रहकर तो उसकी तमन्ना कभी पूरी नहीं हो सकती। लेकिन मम्मी, अभी की इस बात पर आप इतना संदेह क्यों कर रही हैं? कुछ नहीं, यूं ही। नहीं मम्मी, इतना सब पूछने का कुछ तो कारण होगा, बताइए। इसलिए कि बिल्कुल ठीक ऐसी ही परिस्थितियों में अभी के पापा ने भारत छोड़ने से मना कर दिया था। पर तब आपने उन्हें समझाया नहीं? नहीं, शायद इसलिए कि मुझे उनका मना करना गलत नहीं लगा था। ओ मम्मी, आप और अभी के पापा दोनों की बातें और सोच मेरी समझ के तो बाहर की हैं। मैं तो सो रही हूँ, सुबह जल्दी उठना है। अभी कह रहा था वो सुबह मिलने आएगा, उसे आपसे कुछ बातें करनी है। बेटी की सोच और उसकी बातों के अंदाज को देख सोफिया को लग रहा था कि पीढ़ी के अंतराल ने तो हवा का रुख ही बदल